बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से आ रही है, जहां पर शराब घोटाले मामले में अब ईओडब्ल्यू का पूरक चालान पेश किया गया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक का भी चालान का जिक्र इसमें किया गया है। फरवरी साल 2020 में नए लाइसेंस प्रणाली को स्वीकृति मिली थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का ये बड़ा आरोप है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी खजाने में डाका डाला था। अब इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो उस समय कांग्रेस की सत्ता में हुआ था। बता दें आपको कि लगातार जो है आबकारी घोटाला सुर्खियों में है और इसी बीच डॉक्टर रमन सिंह का बयान आ चुका है। शुरू से लेकर अंत तक यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो यहाँ हो रहा है। वहाँ पैसा आ रहा है और पैसा दो हिस्से में बट रहा है प्रामाणिकता के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, और खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। नदीम, थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, ये पूरक चालान में क्या कुछ था? इसके साथ ही 2020 में अगर स्वीकृति दी गई थी किसी भी बिल को तो वो किस तरीके से दी गई थी? आगे इसमें क्या क्या पहलू थे ये भी समझाइए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त नदीम, मैं माफी चाहूंगी, किसी प्रस्ताव को अगर मंजूरी दी गई थी, बिल प्रस्ताव को। देखिए आना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में हाल ही में जो है ईओडब्ल्यू ने पूरक चालान पेश किया था। इस पूरक चालान में जो है कांग्रेस सरकार के कैबिनेट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि नई लाइसेंस प्रणाली जो F&A10 है, 10A और 10B को जो है फरवरी 2020 में स्वीकृति मिली और फिर आदेश जो है वो जारी किया गया और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो पूरा शराब घोटाले का जो वो है प्रणाली है उस पर जो है सीधी सेठ है। इस पर जो है प्रदेश में सियासत गर्म है, क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले के मामले में लगातार जो है कार्रवाई ईओडब्ल्यू कर रही है, ईडी कर रही है, और इस पर परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं उस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नज़र आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी जो है शराब घोटाले में कई जो है IAS अधिकारी जो है जेल में बंद है और कुछ जो है उनको रियायत शर्त जो है वो यहाँ पर जमानत मिली हुई है। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसी मामले में जेल में है और इसी मामले में नया खुलासा ईओडब्ल्यू ने अपने चार्जशीट में कहा है। ईओडब्ल्यू चार्ज में लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 से नई आबकारी नीति यहाँ पर लागू की गई थी और इस आबकारी नीति लागू करने की तर्क दिया गया था। दुकानों में नई ब्रांड की जो शराब है उसकी कमी को शिकायत दूर करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव जो है शराब को जो है FL एंड 10A और 10B जो है वो नए लाइसेंस प्रणाली जो है वो लाई गई और जिसके जरिए ये पूरी बात का जिक्र। हमारे साथ नदीम, आपको यहीं पर ही रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रियाओं के लिए। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। पहला सवाल मेरा आप लोगों से यही रहेगा, जिस तरीके से पूरक चालान का जिक्र अब हो रहा है, इस पर जो है रमन सिंह जी ने अब बयान दे दिया है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था जो भूपेश सरकार में किया गया, क्योंकि स्वीकृति जो है उस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे थे भूपेश जी, उन्होंने ही इसकी स्वीकृति दी थी। देखिए, रमन सिंह जी की याददाश्त कमजोर हो गई है जी। रमन सिंह जी ही मुख्यमंत्री रहते 100 साल पुराने जो है आबकारी नीति को बदले थे और जो शराब का सरकारीकरण किए थे, शराब दुकानों को सरकारी करने काम किसी ने किया था, रमन सिंह जी की सरकार के दौरान हुआ था। और उस दौरान देखिए, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में अमर अग्रवाल जी आबकारी मंत्री थे और एक और कैबिनेट मंत्री थे। वो आपस में बैठ गए थे कि जो 1500 करोड़ रुपए शराब का अतिरिक्त प्राप्त हुआ है वो किस खाते में जाएगा। तो रमन सरकार में हुआ है और उनकी बनाई नीतियां थी, उन्हीं नीति को आगे कांग्रेस सरकार ने बनाया है। तो जिस प्रकार से झूठ और प्रोपगेंडा रचा लेकिन गया है, धनंजय जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उस समय की नीतियां थी जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट पहले से ही थी, हम सिर्फ उन नीतियों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यदि आपकी सरकार आई थी, आपको लग रहा था कि उस समय जो नीतियां भाजपा की सरकार में बनी है वो ठीक नहीं है, उनमें त्रुटियां हैं, तो उनको जो भी प्रेजेंट सरकार 2020 में उस समय थी तो कांग्रेस को उसको ठीक कर देना चाहिए था।
हमने तो ठीक किया है, तभी सरकार में रहते शराब का राजस्व तो बड़ा हमारा। हमारी सरकार के द्वारा नीतियां ठीक गई। रमन सरकार के दौरान जो शराब में गड़बड़ियां हो रही थी, उस लूप होल को बंद किया गया, तभी शराब से राजस्व तो बढ़ा है। और राजस्व बढ़ने के कारण ही चीजें सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ प्रोपेगेंडा करके नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आकर जो झूठ बोले हैं, शराब घोटाला हुआ है, आज 3 साल हो गया, तथ्य सबूत की भाषणबाजी के अलावा क्या है। और शराब घोटाला अगर हुआ है तो रमन सरकार में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी में साहस है, शराब घोटाले की जांच करवा ले। लेकिन धनंजय जी, जिस तरीके से लगातार जो है काम कर रही है, चाहे वो ईडी है या फिर अब ईओडब्ल्यू ने भी पूरा चालान पेश कर दिया है, वो कहीं ना कहीं तमाम तथ्यों के आधार पर जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। अगर तथ्य होते, आधार होते तो क्या 3 साल लगता क्या? 3 साल से तो ईडी और जो सीबीआई है, ईओडब्ल्यू है, सिर्फ वो कागज पे लेकर कहानी लिख रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आके झूठ बोला था, उसको कहानी करके प्रस्तुत करने प्रयास करिए। तथ्य और सबूत ढूंढने में इतना टाइम थोड़ी लगते हैं। धनंजय जी, ये बात भी रोकूंगी आपको। धनंजय जी, ये बात भी कहीं ना कहीं एक बार ये सामने ये आ रही है कि 248 करोड़ रुपए का राजस्व में ये न्यूनतम नुकसान था जो पाया गया था उस समय इस नीति के कारण। मैं तो कह रहा हूँ ना, 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कमाई रमन सरकार के दौरान हुआ था, जिसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कबीर में उठाए थे। तो रमन सिंह जी को जवाब देना चाहिए 1500 करोड़ रुपए कहाँ गया जो आबकारी मंत्री उसने उठाया था। धनंजय जी, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप। और अगर हमारी सरकार में गड़बड़ियां होती तो अभी तक तथ्य हो जाते, प्रस्तुत हो जाते। 3 साल हो गया है, तो ठीक है, तो चरित्र हनन का प्रयास है। धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, लगातार जो रमन सिंह जी कह रहे हैं कि भूपेश की सरकार में इस तरीके का गबन हुआ जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आबकारी में माना जाएगा, लेकिन वहीं पर हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरे फैसले थे, ये नीतियां थी, ये रमन सिंह की सरकार में बनी थी, हमने तो उसको आगे बढ़ाया क्रियन जिस तरीके से प्रक्रिया चलती है। देखिए, ये प्रश्न नीतियों पे नहीं है, नियत पे है। कि आप सभी जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है छत्तीसगढ़ का कि 5 साल तक जो है 2 प्रकार की दुकानें चलती थी, एक सरकारी दुकान और एक जो है प्राइवेट दुकान। उसी सरकारी दुकान में 2 प्रकार के शराब की बिक्री होती थी। उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट रूप से जो है बहुत सारे लोग ले जाते थे और सरकारी खजाने में बहुत कम इनकम जो है वो जमा होती थी। तो ये एक प्रकार से डकैती है, बहुत बड़ी डकैती है। इसमें तो मैं बोल रहा हूँ कि 2200 करोड़ का घोटाला जो है ईडी ने पकड़ा है, ये यदि ईडी और गहराई से जांच करे। नहीं, पर धनंजय जी कह रहे हैं कि 3 साल से अधिक समय हो चुका है, ऐसे कुछ ठोस तथ्य नहीं रखे गए, यही वजह है कि लंबे समय से सिर्फ जांच ही चल रही है, कुछ पटल पर नहीं आ रहा। देखिए, यदि ठोस तथ्य नहीं होते तो ये लोग जो जेल में है वो जेल में क्यों होते हैं? वो तो न्यायालय छोड़ दिया होता कि कोई तथ्य नहीं है। धनंजय जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे तथ्य हैं तभी तो जेल में बंद है। जेल में सुनिए ना, विमल चोपड़ा जी विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं। इनको पता है कि ईडी की जो गाइडलाइन है, कानून है, उसमें यह है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जिनको ईडी गिरफ्तार करेगी उसे जेल में रहना पड़ेगा। और इसीलिए कोर्ट ने भी कह दिया कि ईडी जो है राजनीतिक दलों की भूमिका ना निभाए। और मैं तो कह रहा हूँ सरकार बदलने दो, अगर विमल चोपड़ा जी को भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी ना, तो अगर इनके तथ्य नहीं होंगे तो भी जब तक जांच चलता रहेगी इनको अंदर रहना पड़ेगा। अभी मैं कहता हूँ रमन सिंह जी के खिलाफ जांच कर ले, 1500 करोड़ के घोटाले पर रमन सिंह जी को गिरफ्तार कर ले। जब तक जांच पूरी नहीं जाएगी रमन सिंह जी को भी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ राजनीतिक दलों की भूमिका इतनी भारी है विपक्ष नेताओं को परेशान करने के लिए। हम तो कह रहे हैं 3 साल हो गए, क्या तथ्य क्या सबूत क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ का झूठ बोले, वो झूठ की कथा पसंद आता है 3 साल से। लेकिन धनंजय जी, जैसे आप कह रहे हैं सरकार बदल जाएगी और ये विमल जी भी जेल में जा सकते हैं, तो क्या उसमें सरकार का कुछ हाथ रहेगा? उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं रही। अगर हम दुर्भावना पूर्वक काम करते तो हमारी सरकार के दौरान हम केंद्र में सरकार में तो मुझे लगता है सारे भाजपा के जेल में होते। ईडी को अपना मूल काम करना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। ईडी में साहस होता तो गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेते। ईडी में साहस होता तो रफाल की फाइल ढूंढकर
रफाल में गड़बड़ियां हो उसकी जांच कर लेते, ईडी में ठीक, साहस होता। विमल जी वो ये कह रहे हैं कि यदि इस तरीके के कुछ ऐसे जो क्लॉज है रखे गए हैं ईडी के कि भाई अगर आपकी जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में रहेंगे, इस तरीके की प्रक्रिया चलती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोषी हैं तभी जेल में हैं। ये तो अभी जांच चल रही है लेकिन ठोस कुछ आ नहीं रहा, तभी तो फैसला सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, ईडी का जो कानून बना वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में ये पास करके ईडी का कानून बना। इसके विरोध में अभी भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया और कहा ये कानून जो है आपकी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास करके बनाया है, तो इसमें हम कोई बदलाव जो है आपके कहने से नहीं कर सकते। दूसरा ये है, जांच चले या ना चले, जांच चलने तक चलेगा तो फिर पेशी क्यों होती? पेशी हो रही है उसमें ये जमानत की अर्जी लगा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यदि जांच होने तक जमानत नहीं हो रहा है तो फिर जमानत की अर्जी क्यों लगाते हैं ये बार बार? फिर लगाने नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोर्ट तथ्य जानेगा, तथ्य पाएगा तो कोर्ट उनको छोड़ सकता है, चाहे जांच हो चाहे ना हो। कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं, वो चाहे तो आप देख लीजिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ने जो कहा कानून को रोक के रखा, कोर्ट ने कहा नहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल हम कानून जो है उसको 3 महीने में जो है पास करे, नहीं तो समय पास हो जाएगा। जब इतनी बड़ी शक्तियां कोर्ट के पास है तो ये ईडी तो छोटी चीज है, इसमें चाहे तो कोर्ट जो है वो जमानत दे दे। और यदि ये बोलते हैं कि जब तक केस जो है कि उसकी जांच पूरी नहीं होगी तब तक जो है जमानत, तो फिर जमानत की अर्जी बार बार क्यों लगाते हैं भाई? ये कि यहाँ भूपेश बघेल कभी चैतन्य बघेल 4 बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं जबकि जांच चल रही है। ये बचावे वाली बात है, भूलने वाली बात है। ये षड्यंत्र रचेंगे तो नहीं लगाएंगे। देखिए, आप जो जब आप ही बोल रहे हैं ठाकुर साहब की एक तरफ की जब तक जांच चलेगी ये जेल में रहेंगे, फिर क्यों आप वकील को पैसा देकर के जमानत की अर्जी लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं जमानत की अर्जी? नरेंद्र मोदी जी षड्यंत्र करेंगे तो नहीं लगाएंगे। हम तो कह रहे ईडी मूल काम करे, ईडी मूल काम करे तो नरेंद्र मोदी जी खुद जेल में होंगे। रफाल घोटाला की जांच क्यों नहीं करती ईडी? गौतम अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचारी है? तो ईडी जो राजनीतिक दलों की भूमिका है उससे बात हो रही है। नहीं होगा। 5 साल आपकी सरकार थी, आपके पास भी एसीबी सकते थे, आपने कानून बनाया। अरे आपने ईडी का कानून किसने बनाया? सरकार बदलेगी, सारे हिसाब किताब लिखे जा रहे हैं, सारे हिसाब किताब बराबर किए जाएंगे। सरकार बदलनी आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी रहेगी। ये बारी की बात नहीं है, ये तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप बदल देंगे। जी आपने ऑन स्क्रीन बोल दिया हमारी बारी आएगी, तो मतलब सरकार कुछ करेगी अगर आपकी बारी आ जाती है? निश्चित तौर पर सारे जो काले कर्म किए जा रहे हैं, सारे दुरुपयोग किए जा रहे हैं, जो षड्यंत्र भाजपा के लोग रच रहे हैं, इसका पूरा हिसाब चुकता किया जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं आपकी बारी आए ना आए, आपकी सरकारें बहुत जगह है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है। यदि भाजपा वालों ने भ्रष्टाचार किया उन पर भी कानूनन कार्रवाई कीजिए, जेल में कीजिए, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास कुछ चीजें नहीं है, इसलिए आप सिर्फ बुलाते हैं। चिंता न करें, आपने जो बीज बोया है ना, जो पेड़ बनाया है उसको हम काटेंगे। आज हमारी बारी है, कल आपके नेताओं की बारी आएगी, चिंता न करें। यही तो बारी की बात कर रहे हो आप ना, हम बारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आज आपकी आपकी बारी आई थी, इमरजेंसी में आपने जबरन बंद किया लोगों को और जनता ने उसका जवाब दिया, करने वाले लोगों ने आपको जवाब दिया। अब जो है बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे, फर्जी मार्कशीट वाले जाएंगे, रफाल का फाइल का मामला जाएगा, अडानी के सहयोगी जाएगा अंदर, ठीक है धनंजय जी रुकिए ना। विमल जी ने ये वाली बात बोली है, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इस बात की, ओवरलैप हो रहा है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। शुरुआत इस बात की इस तरीके से हुई है कि भाई नीतियां बेशक बनाई हो लेकिन नीयत देखी जाती है, तो जो नीति है वो कहीं ना कहीं आप ही की सरकार में ये बनी हुई थी। ईडी के क्लॉज हो गए या शक्तियां, ईडी या सीबीआई को जितनी भी केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, इनको ये शक्तियां जो है ये कहीं ना कहीं उस समय ही दी गई थी। ईडी को शक्तियां दी गई है मनी लॉन्ड्रिंग, गलत चीजों को पकड़ने के लिए।
क्या ईडी गौतम अडानी के खिलाफ जांच कर रहा है? जिस प्रकार से अमेरिका को पे 2000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के बात आया है, ये ईडी की जिम्मेदारी है। ईडी की जिम्मेदारी है राफाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 560 करोड़ का घोटाला, राफाल को 1600 करोड़ में खरीदा था, इस पे जांच करके। लेकिन ईडी जिस प्रकार से राजनीतिक हथियार बन करके विपक्षी नेताओं पर छापामार करवाए, अरे वही हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भाजपा में जाकर विमल गुप्ता जी जैसे लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अरे वही नारे उसको देखेंगे, अजीत पवार, नारायण राणे, जिस पर कहते थे। ठीक है विमल जी, देखिए ये कहीं ना कहीं धनंजय जी कह रहे हैं कि जैसे ही भ्रष्टाचारी बेशक कांग्रेस में होते हैं और आप लोग खुद से उनको कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे ही वो पार्टियां दल बदल कर आपके साथ आ जाते हैं तो वो सारे जो है दाग भी धुल जाते हैं। देखिए, मेरा कहना यही है कि जितने लोगों के नाम, राफेल का नाम लिया इन्होंने, राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो गए थे कोर्ट में, और जितने बार कोर्ट में गए इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब इनका विश्वास कोर्ट पे भी नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी वोट चोरी के ला रहे हैं, ये तो आप शपथ पत्र दे दीजिए, आपकी वोट चोरी की बात सही हो जाएगी यदि आप कहते। लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं उसको, और कुछ नहीं करना चाहते। सिर्फ अब पूरे देश की जनता समझ रही है कि आज ठीक है, लेकिन विमल जी इसमें कहीं पर भी शपथ पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है, ये अगर हम पुराने तथ्यों पर जाएं, 2018 या 2013 की बात करें, तथ्यों के आधार पर ये पूरी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन पर होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम भी जुड़े हुए हैं। नदीम, आपने सुना ये कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन एक धमकी भी कांग्रेस की ओर से बीजेपी को दे दी गई है कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो यानी ये बता दिया गया है कि भाई अगर हम सरकार में आते तो उस समय तमाम चीजें जो होंगी उसको आपको देखना पड़ेगा। ये ऑन स्क्रीन धमकी कहीं ना कहीं देकर गए हैं। देखिए, सत्ता में ये साफ होता है आना कि जब सत्ता पे जो बैठता है उसका तेवर बदला हुआ होता है, और विपक्ष जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अपनी बारी के समय जो है कि आने के वक्त बताने की बात करता है। हालांकि नहीं तो वो तो ये तो वो ऑन स्क्रीन बोल ही गए हैं ना कि इस तरीके से हम भी जो है प्रेशर बनाएंगे केंद्र की एजेंसियों पर, वो तो यही बात को स्वीकार कर गए हैं। हाँ, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अब आप जो बोए है, जिस तरह से आप वो करें, उसका फल जो है वो आने वाले वक्तों में जब हमारी सरकार आएगी तब हम देते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि अगर राजनीतिक दल के लोग सत्ता आने पर इस तरह से ही अगर करते रहे और इस तरह से जो है बोल अपनाते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्तों में सियासत की और भी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ईडी ने जिस तरह से ईओडब्ल्यू में जो है पूरक चालान पेश किया, छठवां पूरक चालान था, इसमें जो तथ्य है उसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में जो है बयानबाजी का दौर बिल्कुल, और सियासत कहीं ना कहीं हो भी रही है। ये दौर लगातार चल रहा है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होगा, क्या कुछ तथ्य आते हैं और फैसला कब तक आएगा। राजनीति अब इस मामले पे कहीं ना कहीं नदीम कम हो जाएगी, क्योंकि तभी ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी बयानबाजी हैं, ये शांत हो पाएगी। नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए।